नमस्ते, मैं अविनाश हूँ और एबीपी लाइव पर आप बजट देख रहे हैं, बजट का विश्लेषण देख रहे हैं। बजट आ चुका है, निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया है और इस बजट को पेश हुए कुछ घंटे बीत चुके हैं। आपने तमाम विश्लेषण भी देख लिए होंगे, तमाम अपने तई जो लोग बता रहे हैं इसके बारे में अच्छाई बुराई वो भी देख ली होगी। जो सत्ता पक्ष कह रहा है उनकी भी बातें सुन ली होंगी, जो विपक्ष कह रहा है उनकी भी बातें सुन ली होंगी। लेकिन अब हम वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक पत्रकार के नज़रिए से बात करनी ज़रूरी है कि इस पूरे बजट का आखिर हासिल क्या है, और वो भी उस दौर में जब इस साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और इसके लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। राजेश जोशी, आपने नाम सुना होगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और हम जैसे पत्रकारों को इन्होंने पढ़ाया है, सिखाया है कि हम इस काबिल होकर के इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे वक्त दिया, ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। सर मैं 3-4 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ कोई हेडलाइन निकाल सकूँ, आप ही सुझा दीजिए। अब ये मेरे ऊपर मेरे कंधों पे वज़न आपने डाल दिया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत बड़ा बादल है, उसमें हाथ डाल के आप मुझसे कुछ सॉलिड चीज़ निकालने की गुजारिश कर रहे हैं। ये बजट ऐसा है कि इसमें कोई हेडलाइन नहीं है। ये एक तरह से बड़ा, हालांकि विपक्ष की भाषा है ये कि खोखला बजट है, लेकिन वाकई इसमें क्या हेडलाइन ढूंढेंगे आप देखिए 2-3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। स्पिन डॉक्टर्स जो सरकार के हैं वो तो ठीक है, अपना स्पिन देंगे और कहेंगे कि ये न भूतो न भविष्यति बजट है और इससे 2047 तक की ग्रोथ का एकदम रोड मैप बन गया है। वो तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का हक भी है, वो करते भी हैं। लेकिन आप देखिए, किसानों के बारे में कोई बात कर रहा है, मजदूरों के बारे में कोई बात कर रहा है, कोई विजन है उनके बारे में? वो सिरे से गायब है। सोने की बात हो रही है, चांदी की बात हो रही है, स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, ये फ्रेट कॉरिडोर की बात हो रही है, क्या बोलते हैं उसको, डेटा सेंटर की बात हो रही है, और वो जो मोबाइल फ़ोन वगैरह में ज़रूरत होता है, सेमी कंडक्टर की बात हो रही है। आप मुझे ये बताइए कि ये आज 1 फरवरी है, 12 फरवरी को इस मुल्क की सभी ट्रेड यूनियनें, एक भारतीय मजदूर संघ को छोड़ के, सब हड़ताल कर रही हैं। इतना बड़ा तबका है मजदूर का, जो असंगठित और असंगठित दोनों, इतना बड़ा तबका है, उसके बारे में सिरे से कोई चीज़ नहीं है। वो विजन में ही नहीं है, न न्यूज़ रूम में उनकी बात हो रही है, न बजट में उनकी बात हो रही है। चलिए, हमें गरीब कब दिखते हैं? गरीब हमको तब दिखते हैं जब पैंडेमिक हो जाए और प्रधानमंत्री घोषणा कर दें कि अब सब अपने घर जाइए, बंद हो गया है, राशन हम देंगे। वो गरीब लोग जो है अपने सिर पे अपना बोझा उठा के सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, तब सड़कों पे गरीब दिखते हैं, वरना हमारी स्मृति से गायब हैं, हमारे विजन से गायब हैं। हमारे मतलब आपके और मेरे नहीं, हम तो खुद भी मजदूर हैं, हम तो खुद भी मजदूर हैं। लेकिन जो फैसला करने वाले लोग हैं, ये तो हो गए मजदूरी, संगठित और असंगठित क्षेत्र की बात। किसान देख लीजिए, कृषि क्षेत्र इतना ज़बरदस्त दबाव में है। आप ये समझिए कि इस वक्त जो प्रोजेक्शन है ना, GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वो उसका प्रोजेक्शन है 0.08% की दर से बढ़ने का। इतना कम है। अब इसको समझना ज़रूरी है। आप खेती में 10 रुपया लगाते हैं मान लीजिए, तो आपको जो रिटर्न मिलता है उसमें जो वैल्यू 10 रुपये का अगर 12 रुपये मिलेगा तो 2 GVA होगा। वो बढ़ ही नहीं रहा है, वो 0.08% की दर से बढ़ रहा है, यानी किसान जितना लगा रहा है उसको उतना भी नहीं मिल रहा है। ये तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। अब आप भी किसानी गांव देहात से आते हैं, मैं भी गांव देहात से आता हूँ। हमको क्या बताया गया था? हमको ये बताया गया था, इस मुल्क के लोगों को बताया गया था 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। आज कौन सा सन है? 2026 है, और आज ये प्रोजेक्शन है। अब ये है कि बड़ी बड़ी ये बातें हैं कि महिलाओं के लिए मातृशक्ति, उनको क्या दिया जा रहा है? क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, यानी इस कार्ड से आप कर्ज लेंगी। अरे कर्ज दिया जा रहा है, उनके इनकम जनरेशन कहाँ है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? इस पर कोई बात नहीं हो रही है। वो क्या कॉरिडोर, क्या बोल रहे हैं उसको, सुपर हाईवे, कुछ रेलवे कॉरिडोर की बात हो रही है। नहीं, प्रोग्रेस का हाईवे कुछ उनका नाम दिया है, वो सब दिया है। तो ये बात ठीक है कि आप शायद 40,000 करोड़ या कितना करोड़ लगाया है AI पे खर्च कर रही है, ये बड़ी पॉजिटिव बात है। कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ नेगेटिव है। लेकिन AI में हम अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, चाइना है जैसे,
आप अपनी तुलना तो जो है यूरोप से और चीन से करते हैं, हाँ हाँ, है ना? हम उनसे आगे ही हैं, विश्व वो बात गुरु में गुरु हैं, और ये भी कहते हैं कि आप सबसे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, सब बन जाएंगे। लेकिन वो जितना खर्च कर रहे हैं एआई पे, आप कर रहे हैं क्या? वहाँ जो क्रिटिकल थिंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? देखिए आप, ये खैर ये जो हरि कथा अनंता, हाँ बिल्कुल है तो इस बजट से देखिए, ये जो स्टॉक मार्केट होता है ना, वो सबसे सेंसिटिव हाँ होता है। बिल्कुल, मैं आप और मेरा जो यही है कहने वाला भी था। स्टॉक मार्केट जो है वो उसको समझ में आ गया है और वो सीधे नीचे गिरा है, क्योंकि भरोसा नहीं बन रहा है। जो इन्वेस्टर है उसका भरोसा नहीं बन रहा है। कैसे ये सरकार उस भरोसे को कायम करेगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि मैं यही देख रहा था शेयर मार्केट को ही, कि मान लीजिए इंडिविजुअल मुझे पसंद ना आया हो, इंडिविजुअल आपको पसंद ना आया हो, इंडिविजुअल किसी और को पसंद ना आया हो, वो तो बात चलिए समझ में आती है। पूरा का पूरा शेयर मार्केट क्रैश कर गया आज। यही तो बात है, क्योंकि शेयर मार्केट वो बैरोमीटर है, सेंसिटिव इंडेक्स बोलते हैं ना उसको, इतना संवेदनशील सूचकांक है वो, कि मार्केट में जो कुछ होना है और होने जा रहा है पॉलिसीज से, उससे इन्वेस्टर जो है, क्योंकि उसको तो अरबों डॉलर लगा हुआ है, खरबों डॉलर लगा हुआ है, तो वो मतलब देखता है कि यार अब क्या होने वाला, तुरंत पैसा निकालो निकालो। तो ये बहुत, अब ठीक है, सरकार को पॉजिटिव लाइट में दिखाने वाले लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। अभी मैं योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुन रहा था टेलीविज़न पे ही, वो बोले हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12 लाख करोड़ रुपया लगाया गया है। ये बहुत अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ही पुश होगी इकोनॉमी, और वो एक पॉजिटिव चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, रेलवे फ्लाइट बन रहा है। 12 लाख करोड़ रुपया एक ऐसी एक ये आंकड़ा है कि पिछले 10 साल में 2014 से 2024 तक, जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई और अभी 2 साल पहले तक, कॉरपोरेट लोन जो राइट ऑफ हुआ है वो 12 लाख करोड़ रुपया है। 12 लाख करोड़ रुपया। अभी एक मुझे नीचे मिले थे, वो भी वन ऑफ द स्पिन डॉक्टर्स, उन्होंने कहा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, उनको माफ़ थोड़ी कर दिया गया है, वो तो रिकवरी होगी। मैंने कहा वो हमारे देहात में बोलते हैं ना, कब बाप मरे कब बैल बटे, उस तरह का है। अब क्या है, एक अच्छा सा सपना तो दिखाना है, पहले अच्छे दिन आने वाले हैं, फिर सब कुछ 2022 तक दुगनी होगी, सबको घर मिलेगा, ये होगा वो होगा। अब ये है कि 20 साल आगे तक का, अब 47 में सब कुछ हो जाएगा, 2047 तक का है। और वो खैर वो पॉलिटिकल बात एक अलग है कि अयोध्या में वो 1000 साल तक की बात कर रहे हैं। इमीडिएटली क्या मिल रहा है और उस तबके को क्या मिल रहा है जो मेहनत कश तबका है। क्योंकि वित्त मंत्री अभी कह रही हैं कि ये आम आदमी का बजट है, और इसमें जहां जिसमें कोई आम आदमी है कहाँ इसमें? छोटे किसानों को मदद मिलेगी? अरे भाई, छोटे किसान जब आंदोलन करते हैं, मिडिल या छोटे किसान, तब आप उनके रास्तों में कांटे, कील, तार बाड़ लगा देते हैं, उनको आप आतंकवादी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं, उनको मतलब एक तरह से दुश्मन की कैटेगरी में डाल देते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे हमने दिल्ली में देखा है। और फिर जब उनको ये लगता है कि ये तो उल्टा पड़ रहा है, तो वो अन्नदाता हो जाते हैं। आज मुझे लगता है कि पत्रकारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इन सब चीज़ों को हाईलाइट करें और सामने रखें। ऐसा नहीं कि सरकार जो भी कर रही है वो गलत है, ये बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ। सरकार ने बहुत सारी चीज़ें, जब 5 साल के लिए आपको मैंडेट मिला है तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होंगी ही होंगी, आप कर रहे हैं। लेकिन जो ओवरऑल डायरेक्शन है आपका, उसमें कुछ घराने वो अरबों डॉलर कमा रहे हैं, और जो वास्ट मेजॉरिटी है 80 करोड़ परिवार, उनको आप मुफ्त का खाना दे रहे हैं, 5 किलो का राशन दे रहे हैं, 5 किलो का राशन दे रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव बात नहीं है, बड़ी शर्म की बात है। इतना धन धान्य होना चाहिए इस मुल्क में। 1 अरब 40 करोड़, अब 2030 या 50 तक शायद वो 60 करोड़ हो जाएंगे। उनको बेसिक जो बुनियादी ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान और साफ पानी, ये तो मिलना चाहिए। इंदौर में बच्चे मर जाते हैं भाई, और ये कहते हैं हम विश्वगुरु होंगे। गंदा पानी पी के बीमार पड़ते हैं, मर जाते हैं लोग, उसमें लीपापोती कर रहे हैं। आज बजट के दिन इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसकी कोई बात तो कर नहीं रहा है आम आदमी की। मैं एक और चीज़ ज़रा, ये सरकार जो बात करती है, ज़रा उस पर भी मैं एक समझना चाहता हूँ आपके नज़रिए से। पिछली बार जब हम बजट देख रहे थे तो उस साल बिहार में चुनाव था, नवंबर के महीने में चुनाव था, फरवरी में बजट आ रहा था, और वित्त मंत्री ने बिहार की साड़ी पहन रखी थी, मधुबनी की, और अपने भाषण में कम से कम 10-12 बार जिक्र किया बिहार का, मखाना बोर्ड,
किसानों के लिए ये, महिलाओं के लिए ये, मिथिला के लिए ये, अलग अलग चीज़ें हुई। इस साल 5 राज्यों में चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, पुडुचेरी है और असम है। ये सिरे से गायब है। देखिए क्या मैं सवाल मेरा ये बस है कि क्या सरकार अभी से ये मान ली कि बंगाल और तमिलनाडु तो मेरा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये तो वार्ड के चुनाव को ऐसा नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है जिसमें टॉप से लेके बॉटम तक जो कार्यकर्ता है वो तो बीजेपी का ही, और सब पूरा संघ परिवार, जिसमें बीजेपी में नहीं है लोग, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद, सब एक गोल के लिए काम करते हैं वो। तो चुनाव जितवाना उन सब का पवित्र कर्म होता है। लेकिन अब आपने जो सवाल किया कि ये इन 5 राज्यों का जिक्र जो है वो क्यों वो है, अब आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों निर्मला सीतारमण को ये मौका दें कि वो इनके बारे में घोषणा कर दे। अगर कोई घोषणा करनी होगी पश्चिम बंगाल के बारे में, प्रधानमंत्री को कौन रोक रहा है? बजट के बाद भी जब बिहार में चुनाव हुआ, 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया मैं इस पे गया, आने वाला था आपसे, एक ये सवाल इस पर था मेरा। हाँ, दिया गया ना वहां पर, तो वो इलेक्शन से एकदम पहले किया गया। तो ये क्या है, सरप्राइज एलिमेंट बीजेपी के पास बहुत रहता है, मोदी और शाह के पास सरप्राइज एलिमेंट रहता है। ये सरप्राइज एलिमेंट जो है इलेक्शन से पहले अगर कुछ तुरप का पत्ता चलेंगे, और अब इसका मतलब ये नहीं कि ये इन जगहों पे जीत ही जाएंगे, लेकिन तुरप का पत्ता ये चलेंगे तो उसका क्रेडिट पूरा मोदी लें, ये इसकी कोशिश होगी। ये मेरी समझ है, मेरी मान्यता है। मैं वो जो 10,000 वाली बात आपने की है, मैं उसी पर समझना चाह रहा था कि बिहार में उनकी सरकार थी नीतीश कुमार की। बिहार में ठीक है, पैसे किसी के पास हो, नीतीश कुमार के हों, केंद्र सरकार के हों, पार्टी के हों, चैनलाइज करने का एक जरिया उनके पास था, एक सरकार जिसकी योजनाओं के थ्रू वो बिहार में पैसा दिए और उसका प्रतिफल उन्हें मिला। ओके टेस्टेड फॉर्मूला ये है। हालांकि उसके और भी फैक्टर्स थे उसमें, हाँ, और तमाम फैक्टर्स थे, लेकिन एक ये ओके टेस्टेड फॉर्मूला इस तरीके से देखा जा रहा है। क्या बंगाल में कोई गुंजाइश है इस तरह के फॉर्मूले को अपनाने की? नहीं, देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अनाउंस करती है मेजर कुछ, ठीक है ना, कि अगर वो तो अख्तियार है उसका, मेजर कुछ अनाउंस करती है और उसको इम्प्लीमेंट करने में ममता बनर्जी अड़ंगे लगाती हैं कि नहीं इम्प्लीमेंट होगा, वो पूरा साहब उसका तो कैंपेन बन जाएगा कि बंगाल के लोगों के साथ दीदी अन्याय कर रही हैं, तमिलनाडु के साथ स्टालिन अन्याय कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं देना, लेकिन ये जो है विपक्ष के लोग नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए, ये चेस है, ये जो खाने बने हुए हैं। आप अपने विरोधी को सिर्फ बजट की ही जो चाल है उसमें मात नहीं दे रहे हैं, आप राजनीति की चाल में भी घेर रहे हैं चारों तरफ से। तो आप इधर हिलेंगे तो हिंदुत्व आ जाएगा, उधर हिलेंगे तो जाति आ जाएगी, उधर हिलेंगे तो बजट आ जाएगा। तो आप इतना वेल ऑयल्ड, इतना सही ढंग से ये वो कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये यूजीसी वाला जो अभी पूरा चल रहा है, इसमें भी मोदी सरकार को मालूम है कि अपर कास्ट जो है कहीं जाने वाला नहीं है। वो मायावती को वोट देगा क्या? नहीं देगा। वो क्या मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को वोट देगा? नहीं देगा। राहुल गांधी को नहीं देगा। उनको मालूम है मरते झींकते रोते झींकते वापस तो अपर कास्ट हमारे पास आएगा। जो SC ST OBC है उसको मोबिलाइज करने के लिए ये यूजीसी के नियम बना दिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। सोशल इंजीनियरिंग भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली करते हैं लोग। अब कितने दिनों तक ये सफल हो पाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। चलिए, तो हम इस बातचीत को यही ख़त्म करते हैं। हम समझने की ये कोशिश कर रहे थे एक पत्रकार के नज़रिए से, किसी सेक्टर के एक्सपर्ट से नहीं, बल्कि एक पत्रकार के नज़रिए से, कि ये पूरा बजट क्या है, क्या इसमें वाकई आम आदमी की कोई गुंजाइश है, क्या वाकई चुनाव के वर्ष में, या 5 राज्यों में चुनाव है, तो इस बजट में कुछ खास था, है, या आने की उम्मीद है। ये बातचीत आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।